हे गाइस, मैं हूँ शीरीन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कोरियन ड्रामा हार्टबीट के एपिसोड नंबर 11 को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में वैम्पायर भैया और इन्हें दीदी को डांस करते देख दोशिक और हेउन काफी ज्यादा जेलस फील करते। हेउन गुस्से में वहाँ रखे हुए सारे वाइन ग्लासेस को तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तो इन्हें दीदी भी हेउन के पीछे पीछे आ जाती है और उनसे बोलने लगती है, आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो हेयुन बोलने लगती है, क्या तुम्हें मैं पागल दिखती हूँ? जैसे तुम स्माइल कर रही थी, डांस कर रही थी, इससे साफ पता चलता है कि तुम सेओचुल से कितना ज्यादा पसंद करती हो। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ दोशिक और वैम्पायर भैया भी आ जाते हैं। दोशिक बोलने लगता है तुम इन्हें से ऐसे बात नहीं कर सकती, अभी के अभी माफी मांगो। तो हेयुन बोलती है, माफी तो इसे मांगनी चाहिए। वो इन्हें दीदी से बोलती है, तुम काफी लकी हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे आदमी हैं। और इसके बाद यहाँ से जाने लगती है। तभी वैम्पायर भैया हेउन को रोक लेते हैं और पूछने लगते हैं, हम तो पार्टी कर रहे थे, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? वैम्पायर भैया बोलते हैं, तुम इस पार्टी को खराब क्यों कर रही हो? इसके बाद हेयुन बोलती है, ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए। तुमने मुझसे जो वादा किया था और जो प्यार भरी बातें कही थी, क्या वो सब कुछ एक झूठ था? इसके बाद हेयुन तो वहाँ से चली जाती है, पर दोशिक इन्हीं को बोलने लगता है, तुम चिंता मत करो, वो अभी गुस्से में है, कुछ देर बाद शांत हो जाएगी। इसके बाद इन्हें दीदी दोशिक से माफी मांगती है और मेंशन के अंदर चली जाती है। अब हम दोशिक को देखते हैं जो वैम्पायर भैया के साथ कुछ बात करना चाहता था। वो वैम्पायर भैया से बोलने लगता है, ये सब क्या था? हाँ, तुमने इन्हें के साथ डांस क्यों किया? तुम चाहती क्या हो? तुमने कहा था जो तुम्हें चाहिए, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम यहाँ से चले जाओगे। तो वैम्पायर भैया बोलने लगते हैं, अगर पार्टी में मैं एक लड़की के साथ डांस करता हूँ तो ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो दोशिक बोलने लगता है, तुम्हारे डांस करने की वजह से ये पार्टी बर्बाद हो गई और सबका मूड भी। क्या तुम्हें ये एक छोटी बात लगती? अब हम हेयुन को देखते हैं जो हेसुन की फोटो को देख रही थी और वैम्पायर भैया के बारे में ही सोच रही थी। इसके बाद हमें वैम्पायर भैया के दोस्तों को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे थे कि वैम्पायर भैया की आंखों में आज कुछ अलग ही चमक दिख रही थी। वो बोलने लगते हैं, 100 साल बाद शेडेड वेसिस में एक पार्टी थी और उसका भी कबाड़ा हो गया। यहाँ रोजे को पता चलता है कि हेयुन बिल्कुल वैम्पायर भैया के पहले प्यार की तरह दिखती थी, इसलिए वो उसे पसंद करते थे। इसके बाद हम इन्हें दीदी और वैम्पायर भैया को आते हुए देखते हैं। वो इन वैम्पायर्स को शुक्रिया कहते हैं क्योंकि इन्होंने पार्टी के लिए बहुत सारी मेहनत करी थी और इन्हें दीदी इन सबको गिफ्ट के तौर पे कुछ पैसे भी देते हैं। इसके बाद ये सब अपने घर चले जाते हैं और वैम्पायर भैया और इन्हें दीदी मैंशन के अंदर आ जाते हैं जहाँ इन्हें दीदी वैम्पायर भैया से माफी मांगती। वो बोलती है, ये सब कुछ मेरी गलती है, हेयुन ने इस पार्टी को अपने लिए ही अरेंज किया था। वो तुमसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहती थी, उसने मुझसे मदद भी मांगी थी पर मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो वैम्पायर भैया बोलते हैं, तुम माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम टेंशन मत लो, मैं हेयुन को समझा दूंगा। तो इन्हें दीदी बोलती है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जगह हेयुन की फिक्र करनी चाहिए, मुझसे माफी मांगने की जगह हेयुन से माफी मांगनी चाहिए। तो वैम्पायर भैया बोलते हैं, पता नहीं क्यों मुझे हेयुन से ज्यादा तुम्हारी फिक्र हो रही है। अब हम इन्हें दीदी को देखते हैं जो हेयुन की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रही थी। वो सोचने लगती है, उसने हेयुन की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया। दूसरी ओर हम वैम्पायर भैया को देखते हैं जिसके पास कैटमैन आए हुए थे। कैटमैन गुस्से में बोलने लगते हैं, तुम ऐसे वक्त पर डांस कैसे कर सकते हो? क्या ये एक डांस करने का वक्त है? तुम्हारे पास समय बहुत कम है, तुम्हें जल्द से जल्द इंसान बनना होगा। यहाँ बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि हेयुन की मौत जिस तीर लगने की वजह से हुई थी, उस तीर को कैटमैन ने ही बनाया था। कहीं ना कहीं हेयुन के मरने के पीछे कैटमैन भी जिम्मेदार थे। कैटमैन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रोते हुए इन बातों को कहते हैं। वो बोलने लगते हैं कि मेरी ही वजह से तुम्हारा प्यार अधूरा रह गया। वो इतने सालों से गिल्ट में जी रहे थे और इन सब बातों को सुन के वैम्पायर भैया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब हम ली मिन हुई को देखते हैं जिसे दोशिक और उनके असिस्टेंट की सारी बातें सुनाई दे रही थी। दोशिक के असिस्टेंट बताते हैं कि वैम्पायर भैया के दोस्त भी वैम्पायर ही है। यहाँ दोशिक बोलने लगता है, मुझे किसी वैम्पायर को हायर करना होगा, तभी मैं हाफ ह्यूमन एंड हाफ वैम्पायर का ब्लड पी पाऊंगा। वो हेयुन के साथ मिलने के लिए आए थे। वो हेयुन से कहते हैं, तुम्हें कल रात को इमेच्योर बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो हेयुन बोलती है, क्या तुम यहाँ इन्हीं की साइड लेने आए हो? तो दोशिक बोलता है, मैं हमेशा से इन्हीं की साइड ही हूँ। तो हेयुन बोलती है, तुम इतनी चिल कैसे रह सकते हो? कल रात को क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? तो दोशिक बोलने लगता है, मुझे भी बुरा लगा है और मैं कोई चिल नहीं हूँ।
बस मैं तुम्हारी तरह उस इंसान की बेइज्जती नहीं कर सकता जिसे मैं प्यार करता हूँ। अब हम इन्हें दीदी को देखते हैं जो वैम्पायर भैया के सामने आते ही काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और ब्लश करने लगती है, जिसकी वजह से उनका गाल लाल हो जाता है। तभी वहाँ वो नई गेस्ट आ जाती है और वो बोलने लगती है, कल रात को तुम दोनों ने काफी अच्छा डांस किया और मुझे तो नए नए प्यार की स्मेल आ रही है। इन्हें दीदी को ये बात तो समझ आ जाती है, पर वैम्पायर भैया को ये बात समझ नहीं आती और वो बोलने लगते हैं, स्मेल, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। इसके बाद इन्हें दीदी के पास दोशिक का मैसेज आता है। वो इन्हें दीदी के साथ मिलना चाहता था। दूसरी ओर दोशिक हेउन की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था। हेउन ने कहा था, तुम अपने सपनों से बाहर आ जाओ। इन्हें सेओचुल को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी है। अब इन्हें दीदी दोशिक के साथ मिलने के लिए आती है, जहाँ दोशिक के वो वैम्पायर भैया के बारे में क्या फील करती है, पर इन्हें दीदी कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद हमारे दोशिक भैया इन्हें दीदी को वही वीडियो दिखाता है जिसमें वैम्पायर भैया ने दोनों हाथों से कार को उठा लिया था और बोलता है, ये कोई आम इंसान नहीं है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? तुम इससे दूर रहा करो। इन्हें दीदी पूछती है, क्या तुमने इस वीडियो को मेरे अलावा किसी और को दिखाया है? तो दोशिक बोलता है, नहीं। इसके बाद इन्हें दीदी बोलने लगती है, तो प्लीज किसी को भी मत दिखाना। यहाँ दोशिक को समझ आ जाता है कि इन्हें को पहले से पता था कि सेओचुल कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है। वो बोलता है, अगर तुम्हें पहले से पता था तो फिर तुम उसके साथ रह क्यों रही हो? तो इन्हें दीदी दोशिक को बोलने लगती है, वो ऐसे इंसान नहीं है जो किसी और को नुकसान पहुंचाए। तो दोशिक बोलता है, वो कोई इंसान नहीं है। इन्हें दीदी बोलती है, मुझे माफ कर देना, मैंने पहले तुमसे नहीं कहा, पर ये बात बस हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। अब दोशिक बोलता है, तुम उसके लिए इतनी फिक्र क्यों करते हो? काश तुम मेरे लिए भी इतना ज्यादा सोचती। अब इन्हें दीदी घर जाते वक्त यही सोच रही थी कि वो खुद वैम्पायर भैया के बारे में इतना ज्यादा क्यों फिक्र करती है। अब हम वैम्पायर भैया को देखते हैं जो पूरे घर में हेसुन की उसी तस्वीर को ढूंढ रहे थे। उन्हें ये तस्वीर कहीं भी नहीं मिलती क्योंकि ये तस्वीर तो हेउन के पास थी। इन्हें दीदी बोलती है, तुम एक बार अपने दोस्तों से पूछ लो, हो सकता है पार्टी के तैयारी में उन्होंने कहीं रख दिया हो। वैम्पायर भैया अपने दोस्तों से भी पूछते हैं, पर उनके दोस्तों को भी इस तस्वीर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ संघे और दंग सब आपस में बात कर रहे थे कि शेडेड बेसिस में हमें सब कुछ गायब क्यों हो जाता है, कभी गोल्ड बार तो कभी तस्वीर। अब हम इन्हें दीदी को देखते हैं जो वैम्पायर भैया के लिए उस तस्वीर को ढूंढना चाहती थी। इसके बाद हमें हेउन को दिखाया जाता है जो वैम्पायर भैया के बारे में सोच रही थी, क्योंकि वैम्पायर भैया ने कल से हेउन को एक बार भी कॉल नहीं किया था। अब यहाँ ली मिनहुई आ जाता है जो हेउन से पैसे मांगने लगता है। तो हेउन बोलती है, पहले अपना काम ठीक से करना सीख लो, इसके बाद पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। मैंने तुमसे कहा था कि सेओचुल के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आओ, पर तुम बस एक फोटो ही लेकर आए हो। तो ली मिनहुई बोलने लगता है, क्या तुम्हें पता भी है ये फोटो सेओचुल के लिए कितना ज्यादा मायने रखता है? इस फोटो में जो औरत है ना, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है और ये सेओचुल का पहला प्यार है, इसी की वजह से वो इंसान बनना चाहता था। तो हेउन बोलती है, मुझे डिटेल में बताओ। इसके बाद ली मिनहुई बोलने लगता है, अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो पहले मुझे पैसे दो। यहाँ हेउन को भी समझ आ जाता है कि सेओचुल कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। इसके बाद हम संघे को देखते हैं जो नेबर्स के पास आया हुआ था। संघे नेबर से पूछ रहा था, मुझे उस मैंशन के बारे में कुछ जानना है, क्या कोई यहाँ आता जाता रहता है? यहाँ नेबर वाली लेडी बताती है, उन्हें कुछ दिन पहले मैंशन के सामने एक फैंसी कार दिखी थी जो यूजुअली वहाँ नहीं होता है। अब हम इन्हें दीदी को देखते हैं जो अभी भी वैम्पायर भैया की खोई हुई तस्वीर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो स्टूल के ऊपर से गिरने वाली थी, तभी वैम्पायर भैया आकर उन्हें बचा लेते हैं। वैम्पायर भैया पूछने लगते हैं कि तुम क्या कर रही हो? तो इन्हें दीदी बोलती है, मैं तुम्हारे लिए उस तस्वीर को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, वो तस्वीर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? इसके बाद वैम्पायर भैया बोलने लगते हैं। तो वैम्पायर भैया बोलने लगते हैं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम ही ने कहा था अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसके लिए तुम्हारा प्यार इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ना कि उसकी तस्वीर। अब वैम्पायर भैया बोलने लगते हैं, मैंने हेसुन की तस्वीर को खो दी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने हेसुन को ही खो दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत खाली महसूस हो रहा है। तो फिर तुमने तो अपने डैड को ही खो दिया, तुम्हें कितना बुरा लगता होगा, है ना? अब वैम्पायर भैया के पास हेउन की कॉल आ जाती है जो काफी ज्यादा ड्रंक थी। इसके बाद वैम्पायर भैया हेउन के पास पहुंच जाते हैं और हेउन वैम्पायर भैया को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तुम्हें मेरी अभी भी फिक्र है, इसीलिए तुम मेरे कॉल करते ही यहाँ चले आए। तुम मुझे गुस्सा क्यों दिलाते हो? मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ, तुम मेरे पास ही रहा करो। तो वैम्पायर भैया बोलने लगते हैं, चलो बस करो, अब इतना भी ड्रिंक मत करो। तुम कहाँ रहती हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें अपने घर छोड़ देता हूँ।
बहुत ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से हेयोन वही सो जाती है। दूसरी ओर हम इन्हें दीदी को देखते हैं जो अभी भी वैम्पायर भैया की इंतजार कर रही थी। अब वैम्पायर भैया हेयोन को उसके घर लेकर जाते हैं, पर अभी वो सेम बात बोल रही थी। वो बोल रही थी तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम यही रह जाओ मेरे पास, मुझे तुम्हारे पास रहना है। अब हमें रोजे को दिखाया जाता है जिसे ब्लड की स्मेल आ रही थी और उसे कुछ सही भी नहीं लग रहा था। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब सुबह हो चुकी थी और वैम्पायर भैया पूरी रात घर नहीं आए थे। इधर इन्हें दीदी को वैम्पायर भैया के लिए काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी और वैम्पायर भैया का कॉल भी नहीं लग रहा था। वैम्पायर भैया पूरी रात हेयोन के घर ही रुके हुए थे। वह हेयोन के जागने के बाद वैम्पायर भैया उसे बोलने लगते हैं तुम इतना ज्यादा ड्रंक क्यों हो जाती हो, खुद घर भी ना आ पाओ। इसके बाद हम हेयोन को देखते हैं जो वैम्पायर भैया को हेसुन की तस्वीर दिखाती है। वो बोल रही होती है ये मैं ही हूँ, है ना, मैं ही तुम्हारी पास्ट लाइफ में गर्लफ्रेंड थी और तुम्हारे लिए मेरी जान चली गई। सालों से तुम मेरे लिए इंतजार कर रहे हो और इंसान बनना चाहते हो। इसका मतलब तुम कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं हो, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें मेरा ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। वो बोलती है तुम मैंशन को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। तो वैम्पायर भैया बोलने लगते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंशन के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। कोई बात नहीं, तो फिर तुम इन्हीं को इस मैंशन से निकाल दो क्योंकि मैं उसका चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती और इस तस्वीर को मैं अपने पास ही रख लेती हूँ। आफ्टर ऑल ये तस्वीर तो मेरी है ना। इसके बाद वैम्पायर भैया बोलने लगते हैं मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके लिए मेरी फीलिंग्स सेम होनी चाहिए। हेसुन के साथ चेहरा सेम होना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अब उनके मन में भी इन्हें दीदी के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी। वो पूरा दिन हेसुन के बारे में सोच रहे थे, इन्हें दीदी के बारे में सोच रहे थे। अब सुबह से शाम हो गई थी पर वैम्पायर भैया मैंशन वापस नहीं गए थे। इन्हें दीदी को वैम्पायर भैया की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए वो वैम्पायर भैया को ढूंढने के लिए चली आती है। काफी देर बाद उन्हें एक ब्रिज के ऊपर वैम्पायर भैया मिलते हैं। इन्हें दीदी वैम्पायर भैया को देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलने लगती है तुम पूरा दिन कहाँ थे, तुम घर वापस क्यों नहीं आए, ऊपर से तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा था। इन्हें दीदी को देखने के बाद वैम्पायर भैया को भी काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है पर अचानक से उनकी तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं। इन्हें दीदी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो वैम्पायर भैया को लेके हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती थी। इसके बाद संघे और दंगसब भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सभी मिलके वैम्पायर भैया को उठाकर मैंशन कर आ जाते हैं। इसके बाद दंगसब वैम्पायर भैया को थोड़ा सा खून पिला देते हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे वैम्पायर भैया की तबीयत ठीक हो रही थी। पूछने लगती है तुम्हें ये खून कहाँ से मिला। दंगसब बोलते हैं तुम जानकर क्या करोगी। तो इन्हें दीदी बोलती है अगर दोबारा से सेओजुल ऐसे दोबारा बेहोश हो गया तो मुझे ही उसके लिए खून लाना होगा, है ना। इसके बाद हम दोशिक को देखते हैं जिसके पास ली मिनहुई मिलने के लिए आया था। वो बोलता है हाफ वैम्पायर को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और इस बात को सुन के दोशिक थोड़ा सा चौंक जाता है। इसके बाद हम इन्हें दीदी को देखते हैं जो पूरी रात वैम्पायर भैया के पास ही बैठी हुई थी। सुबह जब वैम्पायर भैया को होश आता है वो इन्हें दीदी को अपने पास बैठे हुए देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद इन्हें दीदी भी जाग जाती है। वो पूछती है क्या तुम्हारी तबीयत अभी ठीक है। तो वैम्पायर भैया बोलते हैं तुम पूरी रात मेरे पास बैठी हुई थी, तुमने ऐसा क्यों किया। मैं क्या करती, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। मुझे डर था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी अपने पेरेंट्स की तरह। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैंने ऐसा पहले कभी फील नहीं किया। मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ बहुत ज़्यादा। इस बात को सुनने के बाद हमारे वैम्पायर भैया इन्हें दीदी को हग कर लेते हैं और उन्हें किस भी करते हैं। यही हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।